नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज का अपना जो टॉपिक चलने वाला है वो चलेगा विद्यालय में जो प्रबंधन सिद्धांत है उनको हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये क्यों पढ़ाया जाता है अपने को? ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम जो प्रिंसिपल लेवल तक पहुंचेंगे या फिर व्याख्याता बनने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक बनने जा रहे हैं, उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसका ज्ञान हमारे को पहले ही हो जाता है इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो विद्यालय में क्या प्रबंधन किया जाता है, कैसे प्रबंधन किया जाता है, बच्चों को पीटना है, कूटना है, उनको कैसे समझाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हमारी को यहाँ पर ही सिखाई जाती है, इसलिए ताकि हम जो वहां पर सीधे के सीधे जा करके सीधा काम स्टार्ट शुरू कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं अपने को। अब जो ये सारी क्लासें चल रही हैं, फ्री चल रही हैं। अब ये जो है ये आज तकनीकी खराबी के कारण, यानी कि लाइटिंग की प्रॉब्लम होने के कारण ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं है। हम अगली क्लास डिजिटल बोर्ड पे आएगी, क्योंकि ये सोच रहे लाइट फूट फाट जाती हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो अब चलते हैं सीधा इसके ऊपर। इसको आप इशू मत बनाइएगा, क्योंकि ये अपना तो काम है भाई, देना है अपने को, तो इसलिए बोर्ड को भी सभी हो आपको तो पढ़ना है। और मैं थोड़ा मोटा मोटा लिख दूंगा, क्योंकि ये मार्कर है ना, ये कमजोर मार्कर है, तो वो तो डिजिटल ही है भाई, उसकी तो होड़ नहीं कर सकता ये। लेकिन फिर भी हम चलते हैं और सीधा पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काम नहीं रुकना चाहिए सूरज जो है, समझ गए। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है, वहां पर आपको देख लेना। बाकी पूरा समय दूंगा, अब आपको स्क्रीनशॉट भी दिलाऊंगा। जो पूरा का पूरा जो लिखेंगे वो उसको थोड़ा जूम कर लेना, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लेना, आवाज को भी थोड़ा बढ़ा लेना, है ना। ठीक है, तो चलते हैं फिर सीधे की सीधे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लेना, वहां पर पीडीएफ मिल जाती है आपको। देखिए, स्कूल प्रबंधन मैं लिखता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, तो आपको साथ साथ चलना है, लिखते जाना है, साथ साथ चलना है। पॉइंट अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर किताब होगी पहली बात तो, या फिर आपके पास कोई नोट्स होंगे तो आपको नई पॉइंट मिल जाता है तो उसको ऐड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट मिस हो जाए जो प्रश्न में पूछ जाए, उसी का तेताड़ बन जाए। तो ये देखते रहना आप इसको, ठीक है। तो अब इसमें प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो प्रजातांत्रिक सिद्धांत की बात करें, प्रजातांत्रिक प्रबंधन और विद्यार्थियों के बीच, इसको थोड़ा जूम कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये बारीक दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं आपको मोटा ही लिख देता हूँ, ठीक है, मोटा लिख देता हूं मैं। प्रजातांत्रिक, अब दिखाई दे रहा होगा। प्रजातांत्रिक प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन में सहभागी बनाना, विद्यालय प्रशासन में सहभागी बनाना, सहभागी बनाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्रजातांत्रिक का मतलब? प्रजातांत्रिक का मतलब होता है, जैसे स्कूल में आप जाओगे तो वहां पर क्लासें ले रही हैं कोई स्कूल जो, अरे जो सुजरा मास्टर है जो क्लास के अंदर जो पढ़ा रहा है उसको बच्चों को, तो अचानक उनके ध्यान आ जाता है दिमाग में कि यार टेस्ट भी लेना है, तो या वो सीधा बोल दे तो कि भाई सुन बच्चों टाबरो, परसों के दिन मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारा। अब वो बेचारे एकदम से उसको ये बताए बच्चों को परीक्षा के नाम से, तो वैसे ही उनको डर लगा रहता है हमेशा, तो उनको ये सीधा ही बता दे कि भाई परसों तुम्हारा टेस्ट होगा और आते ही लूंगा मैं टेस्ट, ठीक। अब बच्चों को भय उत्पन्न हो जाएगा कि यार ये तो हमारे से पूछ ही नहीं रहा है, कैसा मास्टर है, हम बता देंगे इनको कि कितनी तारीख को लेना है। फिर कई तो नीचे खुसर खुसर करते रहते हैं, बोले हट चुप रहो। तो वो तो होता है क्या, उसको बोलते हैं हम तानाशाही। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं तानाशाही या सत्ता केंद्रित, यानी कि शिक्षक सत्ता केंद्रित, शिक्षक सत्ता केंद्रित, यानी कि शिक्षक के हाथ में होता है जो फैसला होता है वो, उसको बोलेंगे हम तानाशाही। तो ये होता है तानाशाही। और एक बच्चों को पूछे कि बताओ भाई बच्चों सब डिस्कस कर लो आपस में, आपका टेस्ट ले, और उस टेस्ट के अंदर आपको कौन सा प्रश्न नहीं आता है, फिर उस प्रश्नों को फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको उसको याद करना है दोबारा से, फिर ऐसे करते करते आपका सुधार करेंगे उस पाठ में। तो वो होता है क्या, प्रजातांत्रिक प्रबंधन।
यानी कि सभी से राय लेकर के, सभी के विचार लेकर के फिर उसको निर्णय तय करना कि ये इतनी तारीख को करेंगे हम काम, उसी को बोलेंगे क्या, प्रजातांत्रिक प्रबंधन। तो प्रजातांत्रिक प्रबंधन को साथ लेकर के, विद्यार्थियों को साथ लेकर के विद्यालय प्रशासन में क्या करेंगे, उनको भागीदार बनाएंगे, विद्यार्थियों को भागीदार बनाएंगे, और भी जो अध्यापक हैं उनको भी भागीदार बनाएंगे, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर। तो वो होता है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, खाली मैंने समझाने के लिए आपको बताया है ये कि भाई ये प्रजातांत्रिक प्रबंधन ये होता है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे तरह, मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसमें। हाँ दिख रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है, कोई भी नहीं, मोटा मोटा दिख रहा है। चलो अब जो अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके, उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को तैयार करना। अब ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो छात्र होते हैं उनका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, उनको कोई भविष्य में काम ही नहीं आ रही है वो चीज, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके और फिर उसको क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, ताकि बच्चों को भविष्य में उनका भविष्य सुधरे, उनके चरित्र में निर्माण हो, उनके जो है सोचने समझने की तर्क शक्ति बढ़े, चिंतन बढ़े उनका। इसीलिए उसको पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। समझ में आई है बात? तो देखिए छात्रों हेतु छात्रों के सर्वांगीण विकास में, छात्रों के सर्वांगीण, लिखते भी रहना, मैं लिखवाता भी रहता हूं, समझाता भी रहता हूं, ठीक है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु, छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्यक्रम तैयार करना। ये क्या होता है, तैयार करना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट है वो ये है पॉइंट कि कोई भी, जैसे मान के चलिए कोई आंकड़े हैं, कोई सूचनाएं हैं, उनको सूचनाओं को आप सीधे ऐसे बिना मतलब तर्क के, बिना साइंस के, बिना कुछ जाने समझे, बिना सर्चबीन के, खोजबीन के सीधे ही बता दो कहानी की तरह, तो वो फिर ठीक नहीं होता है। क्योंकि इससे जो छात्र होते हैं वो भी लापरवाही करने लग जाते हैं, अरे कुछ नहीं आता है, ऐसे अखबार में नहीं पढ़ा है वैसे बोलता रहता है, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए सूचनाएं जो हैं और जो है जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट हैं, उनको कैसे वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करके फिर उसकी जानकारी को साझा किया जाता है, तो वो होता है बढ़िया स्कूल प्रबंधन का सिद्धांत में ही आता है वो पॉइंट। देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, आंकड़ों प्लस सूचनाओं को, आंकड़ों और सूचनाओं को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करना, वैज्ञानिक तरीकों से संग्रहित करना यानी इकट्ठा करना, ठीक है। इसका मतलब होता है ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब इससे अगला जो पॉइंट अगर पढ़े हम देखें तो वो होता है, शिक्षक जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, समाज के अंदर जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनका सम्मान किया जाता है कि ओ गुरुजी आए हैं, गुरुजी बैठो, गुरुजी पानी पियो, चाय पियो, तो गुरुजी का सम्मान किया जाता है कि भाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं ये, ठीक है। अब सोचे बच्चों को कूटे लात गुस्सा करें, उनको जो है अलग गलत आदत सिखाएं, तो उनको टीचरों का सम्मान थोड़ी किया जाता है। अरे यार बच्चा है, उनको मन ही मन में ऐसे गालियां दी जाती हैं तो वो थोड़ा सा नेगलेक्ट फील करता है वो अपने अंदर ही अंदर में। तो अच्छा जो टीचर होता है ना, उसका हर जगह पर सम्मान किया जाता है। उसकी जो पेशा है, उसका जो पेशा है, यानी कि पेशा क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, उसका जो पेशा है, उसके पेशे की उन्नति के लिए और भी कार्य किए जाते हैं बाद में भविष्य के अंदर, कि भाई इसके जो पेशे में और भी वृद्धि की जाए, उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो ये पॉइंट और होता है इसके अंदर, यानी कि शिक्षकों का उचित सम्मान,
शिक्षकों का सम्मान प्लस साथ में एवं और है ये, और लिख, अभी और लिखूं मैं तो ये प्लस ही लिख देते हैं, मतलब एक ही हो गया पॉइंट, एक अगला लिखूंगा मैं, इसी में है, एक ही लाइन के हैं ये सारे पॉइंट। शिक्षकों का सम्मान और पेशेवर क्षमताओं का उन्नयन, उन्नयन का मतलब उन्नति, क्षमताओं की उन्नति करना, ठीक है। यानी कि शिक्षकों का सम्मान करना, उनकी जो उनका जो पेशा है, उनका जो क्षमता है, योग्यता है, उसको ऊपर ले जाने की वृद्धि करना उनकी क्षमताओं में। जो अगला पॉइंट है, एक तो है लक्ष्य, लक्ष्यों प्लस उद्देश्यों को, यानी कि अध्यापकों का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना। शिक्षकों और उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण करना, पहले से निर्धारण कर लिया जाता है, पूर्व निर्धारण करना, निर्धारण करना कि भाई 8 महीने में कोर्स कराना है कि 3 महीने में कराना है कि 4 महीने में कराना है, कितने महीने में इसका कोर्स कराना है, वो भी समझ और के साथ में। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ के चले गए, भाई उनको क्या समझ में आएगा, परीक्षा में फेल हो जाएंगे फिर वो तो। उनको अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही समझाना, पूरे चैप्टर को ऐसे कहानी टाइप में समझाना ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। तो वो होता है क्या, उद्देश्य और लक्ष्य। उनका उद्देश्य और लक्ष्य क्यों लगाया जाता है टीचरों को, इसीलिए बच्चों को आगे बढ़ाए, उनको समझाए, उनकी मातृभाषा में उनको समझाया जाए और उसी के आधार पर उनके ज्ञान में वृद्धि की जाती है, उनके चरित्र को बनाया जाता है। समझ गए? तो ये इसका पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है, स्कूल में जाने से पहले ही कर लिया जाता है कि भाई अपने को ये इतने को 12वीं तक की है, 10वीं तक की है, 8वीं तक की है, 5वीं तक की स्कूल है, कौन सी स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को लक्ष्यों तक पहुंचाना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। और दूसरी बात, जो ये लक्ष्य बनाए जाते हैं उनकी एक योजना बना दी जाती है। तो लक्ष्यों की जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाना, प्लानिंग करना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना, लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाएं बनाना, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो है, अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होगा क्या, सभी के साथ सहयोग की भावना रखना। किसकी भावना रखना? सहयोग की भावना रखना। भाई जब ही तो काम आगे बढ़ेगा। अब एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करेंगे, तू मैं करेंगे, एक दूसरे के साथ में खींचातानी करेंगे, तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, उसका लक्ष्य तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, 3 और 3 6 एक 7 पॉइंट है। ये आधे हुए हैं अभी, तो और लिखवाऊंगा मैं अभी, इसको आप पूरे कर लीजिए, मतलब 4-5 पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं इसको। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें, आशावादी दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण, साथ में समानता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि आशावादी दृष्टिकोण रखना, आशा रखना कि भाई अपना मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी आशा रखना। ये दृष्टिकोण अपने बच्चों में विकसित करना। और समानता, यानी कि सभी बच्चों में इक्वलिटी का व्यवहार करवाना, यानी कि सारे बच्चों को एक समान दृष्टि से देखना, मतलब कमजोर वर्ग को थोड़ा सा और ऊंचा, उसको बराबरी में लाना सभी बच्चों को। अब एक बच्चा होशियार है तो एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो कमजोर को होशियार तक ले जाने की कोशिश करना, उसी को बोलते हैं समानता का सिद्धांत। ठीक है भाई, तो ये ऐसा करना। अगला पॉइंट है अपना, विद्यालयों के अनेक विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
विद्यालयों के विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना। मतलब जो कार्य किए जाते हैं अपने स्कूल के अंदर, उनके बीच में तालमेल बिठाने का कार्य करना, वो क्या होता है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको। तो विद्यालय के अनेक जो कार्य होते हैं, कई बार कार्य जैसे फंक्शंस होते हैं पर्व के ऊपर, जो 26 जनवरी के दिन होता है, 15 अगस्त के दिन होता है, बसंत पंचमी के दिन होता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं। इनके अंदर अनेक विद्यार्थियों को अलग काम दिए जाते हैं। जो शिक्षक होते हैं, अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वैसे भी अदर समय में भी जैसे किसी को पोषाहार प्रभारी बना दिया जाता है, तो पोषाहार प्रभारी का कार्य है वो खुद अपना कार्य करेगा सुनिश्चित कि भाई पोषाहार कौन सी जो है, जो खाने की कौन सी चीज की कमी हो गई है, चावल खत्म हो गए हैं, दाल खत्म हो गई है, ये सारी चीजों को ध्यान कौन रखेगा? पोषाहार प्रभारी रखेगा। ठीक है, तो ये होता है क्या? समन्वय, कार्यों में समन्वय स्थापित करना। फिर अगला अगर हम बात करें तो देखो, एक तो होता है जो वित्त, जो पैसे होते हैं जिसको हम एसएमसी बोलते हैं, एसएमडीसी बोलते हैं, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है एक स्कूल के अंदर। सरकारी स्कूल होती है, उसमें एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, प्रबंधन विकास समिति होती है। उसके अंदर वो, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि भाई कोई भी जो चंदा आता है, दान पुण्य आता है, उस पैसे को इकट्ठा करना और उसको बच्चे को भविष्य के लिए, विद्यालय की भवन निर्माण के लिए, विद्यालय विकास के लिए लगाना, उसको सारे कार्यों को। पेंट है, डस्ट पेंट करना, विद्यालय कोई गाटर उटर फ्रैक्चर हो गई है, पटाव फ्रैक्चर हो गया है, कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई है, तो उस पूंजी को वहां पर निवेश करने का काम किसका होता है? वो विद्यालय प्रबंधन समिति करती है। अब उसका जो मेन प्रभारी होता है वो प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, और उसके साथ में एक गांव का जो मेन मुखिया होता है उसको जोड़ा जाता है। अब गांव का मेन मुखिया सोचे कि हम ही खा जाएं इसको, सारी जितनी भी संपत्ति आई है उसको, यानी कि 10% लगा दे, 90% को खुद डकार जाए, तो फिर वो जो है वो अन्याय होता है। इसलिए इस वित्त जो आता है ना, वित्त जो संसाधन होते हैं, उसका न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करना। ठीक है, तो वित्त संसाधनों का न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करना। ठीक है, तो ये होता है वित्तीय संसाधनों का उपयोग। फिर अगली हम बात करें तो शिक्षकों को कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना, या उत्तरदायित्व सौंपना। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कोई को पोषाहार प्रभारी बना दिया जाता है, कोई को विकास शुल्क का मैन हेड बना दिया जाता है कि भाई आप जो पैसा है ना उसके ऊपर नजर रखो, बाज वाली नजर नहीं रखनी है, ठीक नजर रखनी है उसकी, ऐसे है अन्याय दुर्योधन वाली नजर नहीं रखनी है। ठीक है भाई, तो ये होते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत। इनके भी आप 2-4 लाइन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को कौन कौन से होते हैं, उन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को भी हम देख लेते हैं। प्रबंधन के प्रजातांत्रिक सिद्धांत, इनको हम देखते हैं। ये देखो, एक उद्देश्य होता है इनका। उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय का विकास करना, बच्चों के भविष्य की कामना करना। ये होता है क्या इसका उद्देश्य होता है? विद्यालय उद्देश्य की प्राप्ति करना, साथ ही साथ
इसी विद्यालय में प्रबंधन का कुशल और प्रबंधन का प्रभावी और कुशल संचालन, प्रभावी और कुशल संचालन यानी कि ठीक से संचालन करना। ठीक है भाई, तो ये हैं इसके प्रमुख उद्देश्य। अब देखो ये इसके मेन जो उद्देश्य हैं उनको हम देखते हैं। साझा उत्तरदायित्व, साझा उत्तरदायित्व, साझा उत्तरदायित्व। दूसरा है सहयोग की भावना, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना के अलावा अगर हम बात करें तो विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि स्वतंत्र अपने विचार प्रकट करने को सभी को अधिकार है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकट करना। विचार जो है ना, इनको सबको स्वतंत्रता है विचारों को अभिव्यक्त करने का, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंदर हमारे को ये अधिकार मिले हुए संविधान के द्वारा। अपने विचारों को हम किसी को भी साझा कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 के अंदर। तो ये अपने विचार रख सकते हैं, सभी शिक्षक रख सकते हैं। कोई बड़ा कार्य किया जा रहा है और उसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, सारे अध्यापक शामिल है, तो सभी अध्यापक अपने अपने विचार रख सकते हैं। बाकी जो फिर निर्णय होता है वो आम राय ली जाती है। सभी के निर्णय क्या होते हैं, आम राय के हिसाब से किए जाते हैं। ठीक है, तो विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा जो है न्याय और समानता होती है, न्याय प्लस समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत इसके अंदर शामिल होता है, न्याय और समानता का सिद्धांत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभी के विचारों को जानकर, सभी के विचारों को जानकर आम जो मुख्य राय होती है, आम राय किसी का नाम नहीं है, यानी कि ये जिसको हम सामान्य राय बोलते हैं कि भाई 10 लोगों ने ये कहा है कि ये काम मत करो और 5 लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर लो इस काम को, तो जो ज्यादा लोग बोल रहे हैं ना कि मत करो, तो वो उसी राय को कर लेंगे, हाँ भाई मत करेंगे, नहीं करेंगे इसको, मत करो भाई इसको। तो ये होती है आम राय, सभी की राय, सभी के विचारों को जान करके अधिकतर लोगों की राय को मानना, आम राय मानना। तो ठीक है, ये है क्या, प्रबंधन के प्रजातांत्रिक सिद्धांत। मतलब होता है कि सभी के निर्णयों को सुनना, उनको स्वीकार करना और फिर अपने हिसाब से, यानी कि उन सभी के हिसाब से ज्यादा लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट, तो उसको फैसले को मंजूर करना, वो होता है क्या, प्रजातांत्रिक सिद्धांत। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई जो बच्चे हैं तो परीक्षा टेस्ट के लिए आप बोल रहे हैं कि नहीं कल ही लूंगा मैं, सुबह आना, और कम नंबर आया तो मुर्गा बनाऊंगा सबको, तो वो तो फिर गलत है। यानी कि कक्षा के बच्चों को सबको पूछो कि भाई बताओ टेस्ट कब लेना है आपका, तो जो टेस्ट लिया जाता है ना वो बच्चों की राय से लेंगे तो फिर बच्चे खुश रहेंगे। बच्चे भी भाई तो खुद के जैसे उनकी खुशी होती है, तो अरे यार 21 तारीख को टेस्ट होगा, अब 21 तारीख में 5 दिन है तो जल्दी से पिछले को रिवीजन करेंगे हैं, और फिर जो नंबर कम आए हैं तो उसमें कौन सी पर्सन को उनमें दिक्कत आ रही है, तो उस पर्सन को विद्यार्थी के हिसाब से उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके तो उनको दोबारा समझाना, ताकि विद्यार्थी दोबारा से उसको समझ सके ठीक से। ये होता है क्या, ठीक से प्रजातांत्रिक सिद्धांत, इसको मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे फिर छात्र केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आगे यहीं पर लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर इधर स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना आप। ठीक है, अब इधर लिखता हूँ मैं बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण।
यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण, ये क्या होता है इसको आप समझिए। एक तो होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, यानी कि जो टीचर बोल रहा है, टीचर ये बोल रहा है कि भाई यानी टीचर की चलती है, वो तो होता है टीचर केंद्रित, और बच्चों से पूछकर, बच्चों से राय लेकर के फिर उसको आगे बढ़ाएं काम को, वो होता है बाल केंद्रित शिक्षण। बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा देना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, उनको मनोविज्ञान यानी कि उनके विचारों को जान करके उनके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण करके उसको फिर शिक्षा देना, फिर वो क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। तो इसको लिख लेते हैं हम। इसमें लिखेंगे कि बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं को जांच करके, बच्चों की प्रवृत्तियां, रुचि और योग्यताएं, क्षमताएं, योग्यताएं, क्षमताएं आदि को जानकर शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। ठीक होगा भाई। तो ये होता है बाल केंद्रित। अब इसकी जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। क्षमताएं देखो, इनकी जो योग्यताएं हैं या क्षमताएं हैं, योग्यताएं जो कौन कौन सी हो सकती है, ये योग्यताएं मानसिक भी हो सकती हैं, मानसिक के अलावा शारीरिक भी हो सकती हैं, शारीरिक, और संज्ञानात्मक भी हो सकती है, संज्ञानात्मक ये भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं उनके मनोविज्ञान को जानना, बच्चों के मनोविज्ञान को जानकर अधिगम संबंधी समस्याओं, अधिगम संबंधी समस्याओं का निराकरण करके शिक्षा प्रदान करना, समस्याओं का निराकरण करके यानी कि सोल्व करके, उनको करके शिक्षा प्रदान करना। ये क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना। ये क्या होता है यहाँ पर, ये बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इसके अंदर अगर हम बात करें, ये प्रजातांत्रिक के अंदर इसमें एक सिद्धांत और आता है, लोचशीलता का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये लोचशीलता का सिद्धांत है। ये इसको हम समझते हैं अभी। लोचशीलता का मतलब होता है कि भाई विद्यालय का जो प्रबंध होता है ना, वो ना तो ज्यादा कठोर होना चाहिए, ना ज्यादा लचीला होना चाहिए। वो कैसा होना, ना तो ज्यादा कठोर होना चाहिए और ना ही ज्यादा लचीला होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लोच होना चाहिए। इनका लोचशीलता होती है इसमें। भाई समय के अनुसार कठोर भी हो जाए, समय के अनुसार लचीला भी हो जाए। बच्चे को समय ज्यादा ही अगर बिगड़ रहा है, सर के ऊपर से ही जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा कठोर भी व्यवहार किया जा सकता है उसके साथ में। समझा बुझा करके, अगर अच्छा बच्चा है तो उसको समझा बुझा करके भी शांत किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो है लो की लकीर ही बन गई, पत्थर की लकीर खींच दी, बोल दिया जो बोल दिया। ठीक, तो ये नहीं होता है। इसमें लोचशीलता का सिद्धांत होता है। तो विद्यालय का जो प्रबंधन होता है ना, विद्यालय का प्रबंधन ना ज्यादा कठोर, ना ज्यादा कठोर हो और ना ज्यादा
ज़्यादा सरल हो। ठीक है, कैसा होना चाहिए? लोचन का सिद्धांत इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये इसी के अंदर आएगा। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, इसके अलावा है ये, यहाँ पर ऐड कर लेना इसको। ठीक है भाई, तो ये होता है प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अंदर ही आता है, और ये बाल केंद्रित शिक्षण होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार में ही, मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए, F.W. टेलर की अगर बात करें, F.W. टेलर, इसको हम देखते हैं। F.W. टेलर, F.W. टेलर का जो पूरा नाम है ना, पूरा नाम, F.W. टेलर का पूरा नाम पूछता नहीं है कोई भी, वैसे आप लिख लीजिए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इसने एक वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? F.W. टेलर। कैसे है ये वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक? देखिए, 1911 में एक किताब लिखी थी इन्होंने। 1911 में एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये किताब लिखी थी। इसका मतलब यानी कि साइंटिफिक, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, या साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले 1911 में। ये शब्द की रचना की, साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की क्या की? शब्द की रचना की। किसने की? F.W. टेलर ने की। ठीक है साथियों, तो इस शब्द की रचना करने वाला अगर वैज्ञानिक आपसे पूछा जाए तो कौन होगा? F.W. टेलर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना है। फिर इसने एक पॉइंट और दिया था, ये पॉइंट दिया था कि भाई जो प्रबंधक होता है ना, प्रबंधक यानी कि मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, फिर एक होता है मालिक, एक मालिक होता है, और एक और होते हैं श्रमिक। इनके बीच में सहयोग की भावना होना जरूरी है। प्रबंधक, मैनेजर, मालिक और श्रमिकों के बीच सहयोग की भावना होना जरूरी है। किसकी भावना होनी जरूरी है? सहयोग की भावना जरूरी है। ये इसने एक नियम और दिया था जिसको बोलते हैं अंगूठा टेक नियम पर। अंगूठा टेक नियम की जगह कौन सी पद्धति दी थी? वैज्ञानिक पद्धति लागू की। किसने? F.W. टेलर ने। इस F.W. टेलर के बस यही है इसका पॉइंट, मेन पॉइंट यही है। इनके F.W. के अलावा अगर हम बात करें, ये कोई दूसरे हैं पॉइंट, फैक्ट है, इनको भी लिख लेना आप। इसको अगर हम बात करें तो जो है प्रशासन प्रक्रिया का जनक अगर बोलें तो कौन होगा वो प्रशासन प्रक्रिया का जनक? ये है हेनरी फियोल। बताइए कौन है? हेनरी फियोल। इसी को बोलते हैं आधुनिक प्रबंधन का जनक। हेनरी फियोल को ही क्या बोलेंगे हम? आधुनिक प्रबंधन का जनक बोलते हैं। यानी आधुनिक प्रबंधन का जनक भी यही है। प्रबंधन का जनक कौन? हेनरी फियोल। ठीक है, इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और लिखूं मैं। ये इनके अलावा हैं ये पॉइंट सारे के सारे। देखिए, जो प्रबंधन होता है ना, प्रबंधन, इस प्रबंधन को वर्दी का इंजन किसने कहा था? देखो, प्रबंधन वर्दी का
इंजन है। किसने कहा था ये? जोसेफ ए शुम्पेटर। इसने कहा था क्या? प्रबंधन क्या है? वर्दी का इंजन है। फिर एक विद्वान और है, उसने कहा था प्रबंधन संस्थाओं में, प्रबंधन जो है ये संस्थाओं में क्या होता है? जीवन रक्त होता है। जीवन रक्त। ये किसने कहा था? ये कहा था पीटर ड्रकर ने। ये PF ड्रकर ने कहा था ये। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है भाई। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी किताबों में इसके जो नोट्स हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट तरीका लिखा रहा हूँ मैं आपको, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और आगे ही ऐसे चलते रहेंगी अपनी क्लासें। तो चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी क्लासें फ्री दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी जीके है, पूरी जो है शैक्षिक प्रबंधन हो गई, ये हिंदी व्याकरण हो जाएगी, उसको भी हम फ्री करवाएंगे। फिलहाल हम हिंदी व्याकरण चला रखी है, जो अगली नेक्स्ट पॉइंट आती है। बाकी विश्व इतिहास चल रहा है, पॉलिटी चल रही है, भारतीय संविधान चल रहा है, और जो है राजस्थान का भूगोल चल रहा है, शैक्षिक प्रबंधन चल रहा है, हिंदी व्याकरण चल रहा है। 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एकदम निःशुल्क करवा रहा हूँ मैं, फ्री चल रहा है सारा का सारा। यूट्यूब के ऊपर चलता रहेगा, ऐसे चलते चलते आगे बढ़ते रहेंगे हैं। तो अब मैं अकेला भी क्या कर सकता हूँ? आपका ही सपोर्ट चाहिए, आपका ही साथ चाहिए। वो कहा था ना एक बॉर्डर फिल्म में, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिनेता का नाम भूल गया मैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ठीक है, तो अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू।